नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हिंदी सब्जेक्ट के टेस्ट में। इसमें आपको 20 प्रश्न मिलेंगे। इन प्रश्नों के माध्यम से आप अपनी तैयारी को जांच सकते हैं, परख सकते हैं कि आपकी तैयारी आगामी परीक्षा के लिए कितनी है। आज का पहला प्रश्न है, किसने संस्कारहीन शब्दों को भ्रंश कहा है? आचार्य दंडी, भर्तृहरि, आचार्य भरत मुनि, महाभाष्यकार पतंजलि। तो ये कहा है भर्तृहरि ने। बी ऑप्शन हमारा सही होगा। आचार्य दंडी ने काव्याद में अभीरों की भाषा को अपभ्रंश कहा है। काव्याद में अभीरों की भाषा को अपभ्रंश कहा है। आचार्य भरत मुनि ने अपभ्रंश के लिए अभीरोक्ति शब्द का प्रयोग किया है। अपभ्रंश के लिए अभीरोक्ति शब्द का प्रयोग किया है। अभीरोक्ति शब्द का प्रयोग किया है। महाभाष्यकार पतंजलि और संग्रहकार ब्याडी ने महाभाष्यकार पतंजलि और संग्रहकार ब्याडी ने संस्कृत के मानक शब्दों से भिन्न संस्कारच्युत, भ्रष्ट और अशुद्ध शब्दों को अपभ्रंश कहा है। काव्याद में अभीरों की भाषा को अपभ्रंश किसने कहा है? तो आचार्य दंडी ने कहा है। अपभ्रंश के लिए अभीरोक्ति शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो आचार्य भरत मुनि ने किया है। संस्कृत के मानक शब्दों से भिन्न संस्कारच्युत, भ्रष्ट और अशुद्ध शब्दों को अपभ्रंश किसने कहा है? तो महाभाष्यकार पतंजलि और संग्रहकार ब्याडी ने। आपका प्रश्न इसमें कई तरीके से बन सकता है। अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा का उदय हुआ है 500 ईस्वी के आसपास, 1200 ईस्वी के आसपास, 1000 ईस्वी के आसपास, 800 ईस्वी के आसपास। तो ये हुई है ब्रज भाषा का उदय 1000 ईस्वी के आसपास। सी ऑप्शन हमारा सही होगा। ब्रज भाषा का उदय सौरसेनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से माना जाता है। और ब्रज भाषा विकास 3 कालों में विभाजित किया गया है। ब्रज भाषा विकास जो है 3 कालों में विभाजित हुआ है। 3 कालों में विभाजित है। पहला है आरंभ से 1525 ईस्वी तक। पहला है आरंभ से 1525 ईस्वी तक, आदिकाल। दूसरा है 1525 से 1800 ईस्वी तक, 1525 से 1800 ईस्वी तक, मध्यकाल। और तीसरा है 1800 ईस्वी से अब तक, आधुनिक काल। ये ब्रज भाषा का विकास 3 कालों में हुआ है। तो इनका विवरण है। अगला प्रश्न है, साहित्य में खड़ी बोली के प्रयोग में जागरूकता लाने का कार्य भारतेंदु के बाद किसने किया? अयोध्या प्रसाद खत्री, देवकीनंदन खत्री, सदल मिश्र, लल्लू लाल। तो ये किया है अयोध्या प्रसाद खत्री ने। ये ऑप्शन हमारा सही है। ये मुजफ्फरपुर बिहार के निवासी थे। अयोध्या प्रसाद खत्री मुजफ्फरपुर बिहार के निवासी थे। उनके मतानुसार गद्य के समान पद्य की भाषा खड़ी बोली होनी चाहिए। उन्होंने इसे आंदोलन के रूप में उठाया है। इनका मत था कि गद्य के समान पद्य के भाषा भी खड़ी बोली होनी चाहिए। उन्होंने इसे आंदोलन के रूप में उठाया था। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने राम काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? रामानुजाचार्य, रामानंद, ईश्वरदास, नाभादास। तो ये माना है रामानंद। और रामानंद रामानुज की शिष्य परंपरा में हुए। रामानुज की शिष्य परंपरा में हुए थे। और इनका जन्म, रामानंद का जन्म 1300 ईस्वी के आसपास हुआ। 1300 ईस्वी। रामानंद ने भक्ति को दक्षिण भारत से उत्तर भारत ले आए। पेपर में बहुत बार पूछा गया है कि भक्ति को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने का प्रयास किसने किया? तो वो रामानंद ने किया है। रामानंद की रचना है राम रक्षा स्रोत। और यह रचना अज्ञात है।
और ये हिंदी में राम भक्ति परंपरा का आरंभ किए हैं। रामानंद ने हिंदी में राम भक्ति परंपरा का आरंभ किए हैं। हिंदी में राम भक्ति परंपरा का आरंभ किए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को सही क्रम में लगाइए। नूर मोहम्मद ने अनुराग बासरी की रचना की, शेख नबी ने ज्ञानदीप की रचना की, कुतुबन ने मृगावती की रचना की, नसीर ने प्रेम दर्पण की रचना की। तो इसमें जो है देखना है हमको कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा और कौन सी रचना सबसे पहले आएगी। रचनाओं को हमें क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे नूर मोहम्मद ने अनुराग बासरी की रचना की। तो ये कब की है नूर मोहम्मद ने अनुराग बासरी की रचना? तो 1764 ईस्वी में। अनुराग बासरी की रचना 1764 ईस्वी में हुई है। शेख नबी ने ज्ञानदीप की रचना कब की है? तो ज्ञानदीप की रचना 1619 ईस्वी में हुई है, 1619 ईस्वी में। और कुतुबन ने मृगावती की रचना 1501 ईस्वी में की है, 1501 ईस्वी में। नसीर ने प्रेम दर्पण की रचना 1847 ईस्वी में की है, 1847 ईस्वी में। तो इस सबसे पहले हम देखेंगे कौन सी रचना आ रही है। तो सबसे पहले कुतुबन ने मृगावती की रचना की। तो मृगावती की रचना 1501 ईस्वी में सबसे पहले हमारा तीसरा ऑप्शन आएगा। उसके बाद 1619 में शेख नबी ज्ञानदीप की रचना हुई है। और उसके बाद 1764 ईस्वी में नूर मोहम्मद ने अनुराग बासरी की रचना की। नसीर ने प्रेम दर्पण की रचना 1847। इस प्रकार हमारा सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, किस रचना में राधा कृष्ण को मालिन माली मानकर प्रेम के गूढ़ तत्व का निरूपण किया गया है? अष्टयाम, प्रेम वाटिका, दान लीला, सुजान रसखान। तो ये किया गया है प्रेम वाटिका में। बी ऑप्शन हमारा सही होगा। प्रेम वाटिका की रचना 1614 ईस्वी में हुई है। और ये सभी रचनाएं अष्टयाम, प्रेम वाटिका, दान लीला, सुजान रसखान, ये सभी रचनाएं रसखान जी की हैं। सभी रचना रसखान की है। अष्टयाम में श्री कृष्ण के प्रातः जागरण से रात्रि शयन पर्यंत दिनचर्या का निरूपण है। श्री कृष्ण के प्रातः जागरण से रात्रि शयन पर्यंत दिनचर्या का वर्णन है। दान लीला राधा कृष्ण के पौराणिक, दान लीला में राधा कृष्ण के पौराणिक प्रसंग पर आधारित 11 छंदों की रचना है। सुजान रसखान राधा कृष्ण की रूप माधुरी, राधा कृष्ण की रूप माधुरी लीला संबंधी भक्ति प्रेम प्रसंग है, प्रेम प्रसंग है। अगला प्रश्न है, किसने बिहारी की तुलना पीयूष वर्षी मेघ से की है? राधाचरण गोस्वामी, आनंदीलाल शर्मा, मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम, कृष्ण छवि। तो ये की है राधाचरण गोस्वामी ने। ये ऑप्शन हमारा सही होगा। आनंदीलाल शर्मा ने बिहारी सस्तई पर फिरंगे सस्तई नामक फारसी में टीका लिखी है। बिहारी सस्तई पर फिरंगे सस्तई नामक फारसी में टीका लिखी है। फारसी में टीका लिखी है। मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम ने बिहारी के दोहों का उर्दू शेरों में अनुवाद किया है। बिहारी के दोहों का उर्दू शेरों में अनुवाद किया है। कृष्ण छवि बिहारी सस्तई के प्रथम टीकाकार हैं। कृष्ण छवि जो है बिहारी सस्तई के प्रथम टीकाकार हैं। इन्होंने बिहारी के प्रत्येक दोहों पर सवैया छंद लिखा है। कृष्ण छवि ने बिहारी के प्रत्येक दोहों पर सवैया छंद लिखा है। सवैया छंद लिखा है। इस प्रश्न में आपके कई प्रश्न बन सकते हैं। जैसे पूछ लिया जाएगा कि बिहारी सस्तई पर फिरंगे सस्तई नामक टीका किसने लिखी है? तो आनंदीलाल शर्मा ने लिखी है। और किस छंद में लिखी है? तो फारसी में लिखी है। मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम ने बिहारी के दोहों का उर्दू शेरों में अनुवाद किया है। और
बिहारी सतसई के प्रथम टीकाकार कौन है? तो कृष्ण छवि है। बिहारी के प्रत्येक दोहों पर सवैया छंद में किसने लिखा है? तो कृष्ण छवि ने लिखा है। आपका प्रश्न कई तरीके से बन सकता है। अगला प्रश्न है, शमशेर बहादुर सिंह ने अपनी पत्नी की रुग्ण और जर्जर दशा पर अपनी संवेदना किस कविता के माध्यम से व्यक्त की है? बात बोलेगी एक पीली शाम, इतने अपने पास काल तुझसे होड़ है मेरी, तो ये की है एक पीली शाम में। शमशेर बहादुर सिंह दूसरे सप्तक के कवि हैं, दूसरे सप्तक के कवि हैं। इनकी रचनाओं में, शमशेर बहादुर सिंह की रचनाओं में छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद तीनों की समान रूप से स्वीकृत की गई है। इन्हें कवियों का कवि कहा जाता है। शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है, कवियों का कवि कहा जाता है, और ये पेपर में बहुत बार पूछा गया। अगला प्रश्न है, शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद है चंद्रावली, दुर्लभ बंधु, जानकी मंगल, सत्य हरिश्चंद्र। ये है दुर्लभ बंधु, बी ऑप्शन हमारा सही है। चंद्रावली को डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भारतेंद्र की आत्मा का प्रतिरूप कहा है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भारतेंद्र की आत्मा का प्रतिरूप कहा है। जानकी मंगल में भारतेंद्र ने लक्ष्मण की भूमिका अदा की है। भारतेंद्र ने लक्ष्मण की भूमिका अदा की है। सत्य हरिश्चंद्र को क्षेमेश्वरकृत चंड कौशिक की छाया माना जाता है। ये चारों नाटक भारतेंद्र के हैं, और इसमें जो है देखिए, एक ही प्रश्न में आपके कई उत्तर मिल रहे हैं कि जानकी मंगल नाटक में भारतेंद्र ने किसकी भूमिका अदा की है? तो ये लक्ष्मण की भूमिका अदा की है। या पूछ लिया जाएगा भारतेंद्र ने अपने किस नाटक में लक्ष्मण की भूमिका अदा की है? तो वो जानकी मंगल है। और क्षेमेश्वर चंड कौशिक की छाया माना जाता है, तो किस नाटक को माना जाता है? तो सत्य हरिश्चंद्र को माना जाता है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भारतेंद्र की आत्मा का प्रतिरूप भारतेंद्र के किस नाटक को कहा है? तो चंद्रावली को कहा है। आपके प्रश्न देखिए कई तरीके से बन रहे हैं, और प्रश्नों का लेवल भी अब चेंज हो गया है। रचनाकार बहुत कम पूछे जा रहे हैं, डीप जाके पूछा जा रहा है कौन सी रचना किससे संबंधित है, और यह रचना के बारे में किसने क्या कहा है, किस पर आधारित है, ये ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो उसी लेवल के प्रश्न मिल रहे हैं आपको। ऐसे प्रश्न केवल पेड क्लास में ही मिलते हैं, पेड कोर्स लेने पर भी ऐसा प्रश्न मिलेगा आपको, ऐसे फ्री वीडियो नहीं मिलेंगे। कृपया आप लोग वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिए। अगला प्रश्न है, उर्दू के प्रख्यात शायर मिर्जा गालिब के जीवन को आधार बनाकर लिखा गया नाटक है। कैर-ए-हयात, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, द्रौपदी, 8वां सर्ग। तो ये है कैर-ए-हयात, ए ऑप्शन हमारा सही है। ये जो है कैर-ए-हयात 1993 ईस्वी में लिखा गया नाटक है। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक 1975 ईस्वी में लिखा गया, 1975 ईस्वी में। द्रौपदी 1972 ईस्वी में। 8वां सर्ग 1976 ईस्वी में, 8वां सर्ग 1976 ईस्वी में। और ये सभी नाटक सुरेंद्र वर्मा के हैं, सभी नाटक सुरेंद्र वर्मा के हैं। अगला प्रश्न है, नंद दुलारे वाजपेयी का निबंध नहीं है जो भूल ना सका, रस सिद्धांत, आधुनिक साहित्य, राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएं। तो ये है जो भूल ना सका, ए ऑप्शन हमारा सही होगा। और ये 1945 ईस्वी में प्रकाशित, 1945 ईस्वी में प्रकाशित भदंत आनंद कौशल्यायन का निबंध है। किसका है? भदंत आनंद कौशल्यायन का निबंध है। और शेष तीनों नंद दुलारे वाजपेयी का निबंध है। रस सिद्धांत 1977 में प्रकाशित हुआ, 1977 ईस्वी में। आधुनिक साहित्य 1950 ईस्वी में। राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएं 1961 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कहानियों को सुमेलित कीजिए। तो इसमें सूची 1 और सूची 2 दी गई है, तो सूचियों को हमें मिलान करना है। और ये कहानी विधा की रचनाएं हैं। तो शरणागत विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक, एक अद्भुत स्वप्न जयशंकर प्रसाद, मणिमाला चतुर्सेन शास्त्री, हल्दी घाटी में भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो हमें देखना है कि ये किसकी कहानियाँ हैं, इसमें हमें मिलान करना है। तो ये जो है
शरणागत जयशंकर प्रसाद की कहानी है। एक अद्भुत स्वप्न भारतेंदु हरिश्चंद्र की कहानी है। मणिमाला विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की कहानी है। हल्दी घाटी में चतुर्सेन शास्त्री की रचना है कहानी है। इस प्रश्न में हमारा बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, झूठा सच उपन्यास की पात्र नहीं है। इस उपन्यास में हमको पात्र बताना है कि झूठा सच उपन्यास की पात्र नहीं है। तो कनक, उषा, उर्मिला, तारा, तो इन पात्रों में से हमें बताना है कि कौन सी पात्र झूठा सच उपन्यास की पात्र नहीं है। तो उषा जो है, तेरी मेरी उसकी बात, तेरी मेरी उसकी बात, ये 1973 ईस्वी में प्रकाशित उपन्यास है और यह यशपाल का उपन्यास है। यशपाल का झूठा सच भी यशपाल का उपन्यास है। और इस झूठा सच के 2 भाग हैं। झूठा सच के 2 भाग हैं। 2 भाग। पहले भाग का प्रकाशन, प्रथम भाग 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है और द्वितीय भाग 1960 ईस्वी में प्रकाशित। झूठा सच जो उपन्यास की कनक, उर्मिला, तारा, ये तीनों लोग झूठा सच उपन्यास की स्त्री पात्र है। उषा तेरी मेरी उसकी बात उपन्यास की स्त्री पात्र है। अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर आजाद की जीवनी के लेखक हैं मनमथ नाथ गुप्त, काका कालेलकर, जैमिनी, छविनाथ पांडे। तो ये है मनमथ नाथ गुप्त और ये चंद्रशेखर आजाद की जीवनी 1938 में लिखी है। 1938 में लिखी। काका कालेलकर ने बापू की झांकियां 1948 में लिखी है। 1948 ईस्वी में लिखी। जैमिनी ने माखनलाल चतुर्वेदी की जीवनी लिखी। माखनलाल चतुर्वेदी की जीवनी लिखी है और ये जो है 1960 ईस्वी में लिखी। 1960 ईस्वी में। छविनाथ पांडे ने नेताजी सुभाष की जीवनी लिखी। नेताजी सुभाष की जीवनी लिखी है और यह 1946 ईस्वी में लिखी है। अगला प्रश्न है, गोरी नजरों में हम किस विधा की रचना है? यात्रा साहित्य, संस्मरण, रिपोर्टाज, जीवनी। तो ये यात्रा साहित्य विधा की रचना है और यह गोरी नजरों में है प्रभाकर माचवे का 1964 में प्रकाशित यात्रा साहित्य विधा की रचना है। अगला प्रश्न है, इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, वह है द्वारिका, अहल्या, आर्द्र, प्रव्रज्य। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सी वर्तनी अशुद्ध है। तो ये ए ऑप्शन हमारा सही होगा। द्वारिका नहीं होता है, द्वारका होता है। द्वारिका का शुद्ध रूप द्वारका होगा। शेष तीनों शुद्ध रूप हैं। अगला प्रश्न है, निर्दय में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास। तो निर्दय में बहुव्रीहि समास है। डी ऑप्शन हमारा सही होगा। दया नहीं है जिसमें अर्थात निर्दय विशेष व्यक्ति होता है। इस प्रकार निर्दय में बहुव्रीहि समास होगा। अगला प्रश्न है, मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा। इस वाक्य में टेलीफोन पर किस कारक में प्रयुक्त पद है? संबंध कारक, करण कारक, अधिकरण कारक, कर्म कारक। तो इसमें जो है करण कारक होगा। बी ऑप्शन हमारा सही होगा क्योंकि बात जो है टेलीफोन के द्वारा होगी, न कि टेलीफोन पर। यहाँ से या द्वारा का प्रयोग किया गया है। कभी कभी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि टेलीफोन पर जो है पर देखकर अधिकरण कारक समझ लेते हैं। तो यहाँ पर टेलीफोन पर, इसका मतलब टेलीफोन के द्वारा, किसके द्वारा? टेलीफोन के द्वारा बात हो रही है, ना कि पर हो रही है। तो इसमें जो है अधिकरण कारक होगा। अधिकरण कारक का चिन्ह से या द्वारा होता है। अधिकरण कारक का चिन्ह से या द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, तद्धित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। बुराई, अच्छाई, भलाई, सिलाई। तो प्रत्यय जो है, पहले तो हम जानेंगे प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। प्रत्यय 2 प्रकार के, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्रिया से बनते हैं और तद्धित प्रत्यय, जो प्रत्यय
संज्ञा सर्वनाम, जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण अव्यय के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जबकि सिलाई कहलाते हैं तो बुराई, अच्छाई, भलाई, इन तीनों में तद्धित प्रत्यय है। सिलाई जो है कृत प्रत्यय है, कृत प्रत्यय, क्योंकि यह सिलना जो है क्रिया है, तो ये इसमें जो है कृत प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है और आज का ये अंतिम प्रश्न है, निम्न में से कौन सा किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इसमें हमको पर्यायवाची बताना है। कर, अंशु, विशिख, मयूख। तो किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो वो जो है विशिख। विशिख जो है बाण की पर्यायवाची है, बाण का। और शेष तीनों किरण के कर, अंशु, मयूख, ये तीनों किरण के पर्यायवाची हैं। बाण का पर्यायवाची शब्द है आशुग, शिलीमुख, सर, ईशु, सायक, तीर, नाराज। ये सब जो है बाण के पर्यायवाची शब्द हैं। शिलीमुख जो है बाण का भी पर्यायवाची है और जो है ये भंवरा का भी पर्यायवाची है। भंवरा का पर्यायवाची शब्द है। ये जो है शिलीमुख दोनों का, भंवरा और बाण दोनों का पर्यायवाची शब्द है। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।